हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सो अच्छे ही होगे। दोस्तों, आज का ये सेशन मैं क्लास 9th के लिए लेने जा रहा हूं और इस सेशन में हम जिस टॉपिक को देखेंगे वो है मोशन। ऑलरेडी मैंने इसके कुछ क्लासेस लिए हुए हैं, आप एक बार जाके प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। चलिए आज का ये सेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्ड जो है ये हमें कुछ मिलता जुलता लग रहा है एक्सेलरेट से। एक्सेलरेट का मतलब होता क्या है? एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी भी चीज की गति को बढ़ा देना, है ना। चलिए, तो यहां देखिए एक्सेलरेशन क्या है। जैसे ही वर्ड एक्सेलरेशन आया, इसका मतलब हो गया कि वहां पर बॉडी में एक्सेलरेट हो रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। वो चेंज क्या हो रहा है? वो चेंज हो रहा है हमारा वेलोसिटी। हम जो बॉडी को, जब मान लीजिए बॉडी मूव कर रही है, उसमें बॉडी का जो हम बोलते हैं ना कि बॉडी एक्सेलरेट कर गई, तो बॉडी का वहां क्या चेंज होता है? बॉडी का वहां चेंज होता है वेलोसिटी, है ना। चलिए अब देखते हैं एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है। पहले एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है वो कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फिर द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा, अब यहां पर समझते हैं हम। जैसे ही यहां पर एक्सेलरेशन वर्ड लिख दिया, इसका मतलब हम डायरेक्टली ये समझ जाएंगे कि यहां पर ये बात वेलोसिटी के चेंज की कर रहा है। अच्छा, ये बात भी समझ गए चलो कि एक्सेलरेशन बोल रहा है तो वेलोसिटी के चेंज की बात कर रहा है। लेकिन वहां पर अब ये ध्यान रखना होगा कि जब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है तो इसका मतलब जब गाड़ी कहीं से स्टार्ट हो रही है उस वक्त उसका कुछ वेलोसिटी होगा। अब गाड़ी जब कहीं और कहीं पहुंचेगी तो उस वक्त अब उसका कुछ और वेलोसिटी होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ चेंज की बात कर रहा है। मतलब इनिशियल से फाइनल जब पहुंचेगा वो, तो उसके बीच में चेंज होगा वेलोसिटी का। तो अब देखते हैं, सपोज मान लें कि हमारे पास एक पॉइंट ये रहा, है ना। समझने की कोशिश करो। और एक पॉइंट हमारे पास ये रहा। चलो ठीक बात है। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं कुछ x, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूं मैं y। अब समझो बात। अगर कोई भी बॉडी हो, व्हीकल हो, कुछ भी हो, हम मान लेते हैं कि एक कार पॉइंट x पर था और उसे जाना है y पर। तो अब समझो, जब ये कार पॉइंट x पर था तो ये अपने किस स्टेट में था? रेस्ट में था। अब क्या करना है? इसे यहां से जाना है y पर। जब इसे y पर जाना है और जब गाड़ी यहां से स्टार्ट होगा, जब उस गाड़ी के पास एनर्जी हो जाएगी स्टार्ट होने के बाद, तो वो यहां से मूव करेगा। जब मूव करेगा तो मतलब उसका वेलोसिटी चेंज होगा। वेलोसिटी चेंज होगा तो अब देखते हैं यहां पर। देखिए यहां पर जब गाड़ी यहां पर था एक्स पोजिशन पर, तो ये रुका हुआ था। जब रुका हुआ था तो गाड़ी के पास कोई वेलोसिटी नहीं है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं था। इट मीन्स जो उसका स्टार्टिंग वेलोसिटी था वो था 0, यानी 0 मीटर पर सेकेंड। चलिए, अब जैसे ही गाड़ी मूव करना शुरू हुआ, जब गाड़ी मूव करके वाई पर पहुंचा, तो उस वक्त गाड़ी का जो स्पीड था वो था 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहां एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसे आप ध्यान रखेंगे। जब गाड़ी अपने स्टार्टिंग पोजीशन पर थी तो इस वक्त इसके पास जो वेलोसिटी था वो था स्मॉल यू, और जब वो वाई पर पहुंचा तो उसके पास था वेलोसिटी कैपिटल वी। मतलब ये जो स्मॉल यू है, वो जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, इसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जहां पर कोई भी बॉडी या कोई भी व्हीकल, कुछ भी ले लो, वो अपने क्या हो? इनिशियल स्टेट में हो, और उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। होप सो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अब क्या है, बॉडी एक्स से वाई पर पहुंचा। जब वो y पर पहुंचा तो उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो थी v। ये जो v है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। क्यों? क्योंकि x उसका इनिशियल पोजीशन था, इसलिए यहां पर जो वेलोसिटी थी उसे हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी। और बॉडी y पर पहुंचा तो यहां पर ये क्या है? y इसका फाइनल पॉइंट है। मतलब ये फाइनल पॉइंट है, तो इसका मतलब ये जो कैपिटल v है यहां पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल वेलोसिटी को। और अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ समय में जब गाड़ी यहां थी, तो मतलब हम मान लेते हैं कि गाड़ी यहां पर 0 सेकेंड पर, यानी समय था 0 सेकेंड, गाड़ी की स्पीड थी 0। लेकिन जैसे ही टाइम हमारा यहां पर 5 सेकेंड हुआ, गाड़ी की स्पीड कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और यहां पर एक्सेलरेशन बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ऑलरेडी मैंने आपको बताया है रेट टर्म किसके लिए यूज करता है? रेट टर्म यूज करता है टाइम के चेंज के लिए, है ना। अब देखते हैं, यहां पर जब बोला है चेंज ऑफ वेलोसिटी और यहां कहा है रेट, मतलब यहां वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ। अब तो यहां क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी यहां पर फाइनल वेलोसिटी अपनी 10 है और इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 है। और टाइम का चेंज देखिए, स्टार्टिंग में टाइम 0 सेकेंड था और फाइनल टाइम
5 सेकेंड है। तो अब मुझे कोई बोलेगा कि भैया एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दो, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी और यहां पर टाइम का चेंज है ना। तो यहां पर हम लगा लेंगे डेल टी। आपको मैंने बताया था इस डेल्टा का मतलब लास्ट लेक्चर में ही कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है ये डेल्टा, मतलब यहां पर वेलोसिटी का चेंज और यहां पर टाइम का चेंज। जैसे ही यहां पर टाइम का चेंज लिखे तो इसका मतलब हो गया T2 माइनस T1। T2 हो गया फाइनल टाइम और T1 हो गया अपना इनिशियल टाइम। तो यहां पर जो मैंने आपको गिवन कंडीशन दिया था, इस वक्त यहां पर फाइनल वेलोसिटी जो कैपिटल व्यू है वो कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे अगर कोई यहां से निकालने बोले वैल्यू तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी गाड़ी थी इनिशियल पॉइंट पर x पर रुकी हुई थी, तो कितना था वेलोसिटी 0 था, तो हम लिख देंगे यहां पर 0। अब देखें यहां पर अब आ गया टाइम। जब हमारा T2 माइनस T1 है तो T2 कितना है 5 सेकेंड, हम यहां लिख लेंगे 5 माइनस चेंज बोल रहा है ना इसलिए चेंज, और कितना इनिशियल टाइम था, इनिशियल टाइम था अपना 0। तो मतलब 10 माइनस 0 10 हो गया, 5 माइनस 0 5 हो गया, 5 से कट गया ये 2 टाइम्स, यानी एक्सेलरेशन हमारा हो गया 2। लेकिन अब यहां ध्यान देंगे, यहां पर हमें एक्सेलरेशन का यूनिट देखना है। तो यूनिट कितना होगा, यूनिट यहां लिखा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये आया कैसे ये भी देखना होगा। तो चलिए अब इसे भी देखते हैं हम। अब ध्यान देंगे यहां पर है अपना चेंज इन वेलोसिटी। चेंज कहने से फर्क नहीं पड़ेगा वेलोसिटी के यूनिट पर, वेलोसिटी वेलोसिटी ही रहेगा जब तक जो मतलब क्या पढ़ते हैं हमें तो पता है ना डिफरेंस के लिए कि हम किसी भी डिफरेंस के लिए बोल लो या फिर एडिशन के लिए बोल लो, हम तभी दो क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनका क्या हो, जब उनका सेम यूनिट हो। तो मतलब वेलोसिटी की चेंज की बात कर रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, भैया दोनों वेलोसिटी ही हैं। मतलब वेलोसिटी का यूनिट हमने कितना देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने देखा था मीटर पर सेकेंड। ये बात तो कंफर्म हो गई। चलिए अब क्या है डिवाइड का साइन, हमने डाल दिया यहां पर डिवाइड का साइन। अब लिखा है यहां पर टाइम। टाइम का यूनिट किसी भी मतलब सिस्टम में ले लो, टाइम का यूनिट क्या है अपना सेकेंड ही है, चाहे एमकेएस ले लो या सीजीएस ले लो, टाइम का यूनिट कितना है सेकेंड ही है। अब ध्यान दो m डिवाइडेड बाय s, यहां पर भी s, ये s नीचे आएगा तो ये s इंटू एस हो जाएगा s स्क्वायर, मतलब यूनिट हो गया मीटर पर s इंटू एस सेकेंड का होल स्क्वायर, यानी यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वही यहां लिखा हुआ है एसआई सिस्टम में जो एक्सेलरेशन की यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहीं सीजीएस सिस्टम में मीटर सेंटीमीटर में बदल जाएगा और टाइम तो एज इट इज सेकेंड था तो यहां पर भी सेकेंड ही रहेगा। तो यहां पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसमें एसआई यूनिट में या एमकेएस सिस्टम में, और सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो अब आपको सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए उसके बाद क्या है, उसके बाद लिखा है कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा भैया एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, ध्यान से यहां पर वेलोसिटी बाय टाइम है। टाइम का मैंने क्या बोला कि डायरेक्शन लेना बेकार ही है ना, क्योंकि ये हम कुछ भी करें टाइम तो अपना चलता ही रहता है ना, कहीं भी ऐसा तो नहीं है कि हम देख रहे हैं टाइम कहीं भी नॉर्थ चल रहा है, कभी हम डायरेक्शन क्या है उसी चीज का बता सकते हैं जिस चीज को हम क्या है देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था और हवा का एग्जांपल लेकर ही बताया था। हम हवा को देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसका जो फोर्स है वो जब किसी चीज पर लगता है तो उसको वो मूव करवाता है। जब वो मूव करवाता है तो हम उसके मूवमेंट से बताते हैं कि हवा का जो बहाव है वो इस तरफ से आ रहा है। होप सो आप समझ रहे होंगे। चलिए यहां पर अब जो मेन बचा वो है वेलोसिटी। ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी के साथ रिलेट कर रहा है। तो भैया वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेलोसिटी जब वेक्टर क्वांटिटी हो गया तो ये एक्सेलरेशन इसको रिलेट कर रहा है। टाइम का यहाँ पर कोई डायरेक्ट हमें देखना नहीं है, डायरेक्शन कुछ भी है ना, इसके पास अपना मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन क्या है इसके पास कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन जिसके पास है वो है भैया वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब यहां पर एक्सेलरेशन वेलोसिटी को रिलेट कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसीलिए एक्सेलरेशन भी क्या हो गया वेक्टर हो गया। यानी जैसे ही एक्सेलरेशन भैया अपना वेक्टर हो गया तो मैंने आपको बताया था वेक्टर के लिए हम एरो का यूज करते हैं, इसीलिए एक्सेलरेशन के ऊपर भी एरो लगा हुआ है। वेलोसिटी यहां पर चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, ये तो है तो वेलोसिटी, इसीलिए वेलोसिटी के ऊपर भी एरो लगा है, लेकिन टाइम के ऊपर एरो नहीं लगा है। क्यों, क्योंकि इसके पास अपना डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मतलब
एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी को रिलेट करने की वजह से एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया और इसका यूनिट भी हमने देख लिया। होप सो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी। चलिए अब आगे और भी कुछ पॉइंट्स देखते हैं अच्छे अच्छे। अब देखिए, अब हमारे पास जो पॉइंट्स लिखे हैं हम उन्हें देखते हैं एक एक करके। पहला पॉइंट क्या लिखा है? पहला पॉइंट लिखा है इफ अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। ठीक तो बात है। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी का चेंज। और यहां कह रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, कितनी बारी समझाया है आपको मैंने। यूनिफॉर्म मतलब होता है सेम। यहां लिखा है वेलोसिटी, मतलब जब बॉडी मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मतलब वेलोसिटी भैया चेंज ही नहीं हुआ। जब से वो इनिशियल पॉइंट से चलना शुरू किया और अपने फाइनल पॉइंट पर पहुंचा, उस दौरान जो कंप्लीट वेलोसिटी है, सपोज मान लो अगर वो x मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलना स्टार्ट किया था स्टार्टिंग पॉइंट पर, तो वो फाइनल पॉइंट पर जब तक पहुंचा तब भी उसकी वेलोसिटी कितनी है? x मीटर पर सेकंड। यानी थ्रू आउट द जर्नी उसकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, रिमेन सेम है। इसीलिए क्या है यहां पर, ये बोल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। जब ऐसा कंडीशन आ गया तो बोल रहा है एक्सेलरेशन भैया अपना जीरो हो जाएगा। बिल्कुल ना, यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल है, लेकिन यहां पर फाइनल और इनिशियल दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब अभी मैंने बोला x मीटर पर सेकंड, इसका मतलब एक्सेलरेशन बराबर हमारा फाइनल वेलोसिटी भी x ही रह गया और इनिशियल वेलोसिटी भी x ही रह गया। और टाइम का चेंज कुछ भी हो, फर्क भैया पड़ेगा ही नहीं, ये डिनोमिनेटर है। अगर अपना न्यूमरेटर जीरो हो गया तो जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करो, कंप्लीट क्वांटिटी अपना जीरो हो जाता है। यानी यहां पर x माइनस एक्स जीरो, जीरो अपॉन टाइम, ये कंप्लीट टर्म क्या हो गया अपना? जीरो हो गया। इसीलिए ये कह रहा है कि अगर बॉडी मूव कर रहा है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उस केस में जो अपना एक्सेलरेशन होगा वो भैया जीरो होगा, है ना। और यहां फॉर्मूला यहां लिखा है, आप इजिली एनालाइज कर सकते हैं और आपको मैंने एग्जांपल लेकर भी बता दिया। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। चलिए अब हम अपना अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द फोर्स कॉजिंग द एक्सेलरेशन इज एक्टिंग। सही तो बात है। अब देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। और यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन, दूसरी बात वेलोसिटी का चेंज है। अब मुझे ये बताओ, एक बॉडी यहां थी, है ना, इस बॉडी को मूव करने के लिए इस जगह से इसे एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी इसके पास आएगी कहां? वो एनर्जी आएगी जब इस पर कोई फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर की तरफ से कोई फोर्स लग रहा है ना। जब यहां पर मान लो कुछ रखा हुआ है, इसे मैंने धक्का दिया, जब मैंने धक्का दिया तभी तो ये मूव करेगा, नहीं तो ये अपने आप कैसे मूव करेगा? अब कोई बोलेगा हवा से, भैया हवा भी लग रहा है तो हवा भी तो एक फोर्स ही है, बाहर से आकर लग रहा है, वो भी तो एक एक्सटर्नल फोर्स का ही काम कर रहा है इसके ऊपर। बाहर से कोई भी फोर्स लग जाए इसके ऊपर आकर, वो एक एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा। मतलब जब इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स बल लगेगा, तभी तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़कर कोई दूसरा पोजीशन अटेन करेगा। आपको मैंने मोशन के डेफिनेशन के स्टार्टिंग में ही बताया था ये बात, है ना। चलो, तो वही लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द फोर्स कॉजिंग, मतलब जब ये बॉडी यहाँ इनिशियल पर था, रेस्ट पर था, जैसे ही इस पे फोर्स लगा, ये बॉडी यहां से मूव किया और ये मान लो इस पोजीशन को अटेन कर लिया। इसके लिए बॉडी रेस्ट पर था तो इसके पास इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था भैया जीरो था। अब ये फाइनल पे पहुंचा है तो इसका v कुछ होगा, है ना। सपोज मान लो v कुछ है, यहां पे इसका फाइनल वेलोसिटी हम v ही मान लेते हैं। चलो, u जीरो था, v ही है। अब बोल देखो ध्यान से, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हुआ? उसी डायरेक्शन में हुआ जिस डायरेक्शन पर इस पर फोर्स लगा। यानी बॉडी पर फोर्स ऐसे लगा तो बॉडी इधर मूव करी, अगर बॉडी पे फोर्स ऐसे लगता तो बॉडी ऐसे मूव करती। मतलब ये क्या कह रहा है? बॉडी में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में भैया इस पर फोर्स अप्लाई होगा। होप सो आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी और क्लियर होगी। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? When the velocity of a body is not uniform, it is changing, then the motion is accelerated motion. बहुत सही। तो बिल्कुल, इसमें गलत क्या है? अब बोल रहा है, यहां हमने देखा था जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एक्सेलरेशन कितना हो गया? जीरो हो गया। और एक्सेलरेशन ये कह रहा है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में अपने को भैया चेंज चाहिए। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं रहा तो बॉडी एक्सेलरेटेड नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। जब तक वेलोसिटी ऊपर नीचे नहीं हुआ तब तक बॉडी एक्सेलरेशन में नहीं आएगा, है ना। तब तक हम उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कह पाएंगे। इसीलिए कह रहा है कि जब बॉडी यूनिफॉर्म ना हो, मतलब बॉडी में चेंज हो, इनिशियल कुछ हो, फाइनल कुछ हो,
अब ये फर्क देखेंगे बाद में कि इनिशियल अधिक है कि फाइनल अधिक है, कि या फाइनल अधिक है या इनिशियल अधिक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन यहाँ बात ये है कि वेलोसिटी पर चेंज होना चाहिए, इनिशियल और फाइनल के बीच में कुछ डिफरेंस होना चाहिए। वही केस होगा जिसमें क्या होगा, जो हमारा बॉडी होगा वो जिस मोशन में होगा वो होगा एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों? क्योंकि बॉडी वहां पर क्या है, वेलोसिटी उसकी चेंज हो रही है, वहां पर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। होप सो अब तक मैंने आपको जो भी समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब और कुछ आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए, हमने देख लिया एक्सेलरेशन, उसके डेफिनेशंस, उसके यूनिट्स। अब यहां पर जो बात गौर करने वाली है अब वो यहां पर है, क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। भैया एक्सेलरेशन क्या था अपना, एक्सेलरेशन था चेंज इन वेलोसिटी, ठीक बात है। लेकिन यहां पर एक डाउट ये तो क्रिएट होगा ना कि कौन सी वेलोसिटी बड़ी है, कौन सी वेलोसिटी छोटी है, इनिशियल कब बड़ी है, इनिशियल कब छोटी है, फाइनल कब बड़ी है, फाइनल कब छोटी है, और किस केस में जब इनिशियल बड़ा हो जाएगा और फाइनल छोटा हो जाएगा उस केस को क्या कहेंगे, और वो केस जिसमें कि फाइनल बड़ा हो जाएगा इनिशियल छोटा हो जाएगा उस केस को क्या कहेंगे, उस वक्त एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जैसे ही चेंज हो रहा है यहाँ पर तीन कंडीशंस क्रिएट होते हैं। पहला इंक्रीज, दूसरा डिक्रीज, और चेंज में एक चेंज ये भी है कि वहां पर बॉडी नो चेंज में रह जाए। जब बॉडी नो चेंज में रह जाएगा, हमने पीछे ही देख लिया कि वहां पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो जाएंगी, तो जीरो अपॉन समथिंग इज जीरो, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो। तो मतलब मेन बात जो रह गया वो दो ही रह गया, इंक्रीज और डिक्रीज। नो चेंज का तो बात ही खत्म हो गया, है ना, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन डायरेक्टली जीरो हो गई। अब देखना हमें यहां है इंक्रीज और डिक्रीज पर। अच्छा, हम किसी भी चीज को कब कहते हैं कि बॉडी इंक्रीज हो रहा है, सोचने वाली बात है। हम कब कहते हैं कोई भी चीज इंक्रीजिंग में है, जिसमें उसका जो वैल्यू हो रहा है बढ़ रहा है, वो तब हम कहते हैं जब उसमें जो वैल्यू है वो एडअप होता जाता है और वो वैल्यू एडअप होकर उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। उस वक्त हम कहते हैं कि वो बॉडी इंक्रीज कर रहा है। मतलब बॉडी में ऐड कब होगा, बॉडी ऐड तब होगा जब वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा होगा। समझने की कोशिश करो, पॉजिटिव मतलब क्या, पॉजिटिव मतलब किसी भी चीज का एक दूसरे के साथ जुड़ना, एडअप होना, है ना। जब बॉडी उस डायरेक्शन में चल रहा हो जिस डायरेक्शन में उसे चलना चाहिए था, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल रहा हो, तो उस डायरेक्शन को हम कहते हैं कि बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो वही केस यहां पर है, इंक्रीज। इन दिस केस एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। क्यों एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव? क्योंकि बॉडी उस डायरेक्शन में चल रहा है जिस डायरेक्शन में उसे चलना चाहिए था। अब समझो बात, यहां पर एक चीज और कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं हम, एक चीज और, यहां पर जब केस इंक्रीजिंग का होगा उस समय हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो इनिशियल से बड़ा होगा। समझो बात, यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल है। जब यहां पर फाइनल माइनस इनिशियल है तो इस केस में डिफरेंस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। लेकिन जब हमारा आगे का वैल्यू बड़ा हो जाए और पीछे का वैल्यू छोटा हो जाए तो उस केस में जो हमारा डिफरेंस निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है। मतलब जब हमारा इंक्रीज का केस होगा उस केस में फाइनल वेलोसिटी बड़ी होगी और इनिशियल वेलोसिटी अपनी छोटी होगी। चलिए, और यहां पर इंक्रीज है उसका हम देख लेते हैं, मतलब क्या है, इट इंप्लाइज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल, जहां पर जब बॉडी मूव कर रही है जिस डायरेक्शन में उसे मूव करना चाहिए था बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, जिस तरह से उसे चेंज करना था। मतलब अगर बॉडी इनिशियल पर है और उस वक्त उसकी वैल्यू कुछ है और वो जब आगे बढ़ रहा है तो उस वक्त वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है उस इनिशियल से अधिक हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंक्रीजिंग मोशन, है ना। इंक्रीजिंग कुछ भी जहां पे वैल्यू हमारा इंक्रीज कर रहा है तो उस केस में जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या है, इंक्रीज कर रहा होगा अपने इनिशियल वैल्यू से। अगर वहां ऐसा कंडीशन हो गया तो उस केस में अपना एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी हो जाएगी। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है यहां पर डिक्रीज। यहां पर जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी, मतलब जब जैसे ही वेलोसिटी डिक्रीज हुई यहां से वापस से एक बात निकल कर आई, वही बात जो मैंने आपको इंक्रीज में समझाया। जैसे डिक्रीज हुई वापस इस डिफरेंस को देखो, जब हम इस डिफरेंस को देख रहे हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल है, तो मतलब यहां पर इससे होना होगा डिक्रीज। ये वैल्यू डिक्रीज कब होगी, डिक्रीज तब होगी जब इस वैल्यू का आगे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। नेगेटिविटी तो दिखाता है कि वो क्या हो रहा है, जो हमारा चेंज है वो क्या है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर
इसके आगे नेगेटिव आने का मतलब है v माइनस यू से माइनस कॉमन लेना। जैसे ही हम इससे माइनस कॉमन लेंगे, u के आगे नेगेटिव था u पॉजिटिव हो जाएगा, v के आगे पॉजिटिव था v नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो v माइनस यू का चेंज था अब डिक्रीज के केस में u माइनस v बन जाएगा। कंप्लीट बात यह है कि जो हमारा डिक्रीज का केस है उसमें हमारा इनिशियल वेलोसिटी बड़ा हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी छोटा हो जाएगा। ऐसा केस हम कब देख सकते हैं? ऐसा केस हम तब देख सकते हैं जैसे कि कोई भी गाड़ी चल रही है या कोई भी इंसान चल रहा है वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से, लेकिन जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला होता है, आपको मैंने एरोप्लेन का एग्जांपल लेकर समझाया था पिछले लेक्चर में, सेम टू सेम वही केस है कि एरोप्लेन जब स्टार्ट हुआ तो वो चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला है वो अपनी स्पीड धीरे धीरे क्या होता है, घटाता रहता है, और जैसे ही वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है वहां जाकर वो रुक जाता है। जैसे ही वो वहां जाकर रुक गया, उसकी जो वहां पर फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 हो गई, लेकिन जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी कुछ था, लेकिन जैसे ही वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा एरोप्लेन वो वहां आकर रुक गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, और यहां पर इनिशियल का कुछ वैल्यू था, मतलब इनिशियल फाइनल से बड़ी हो गई। अगर वो कंडीशन आ गया तो उस कंडीशन में अपना एक्सेलरेशन जो है नेगेटिव हो जाएगा। होप सो आपको ये बात क्लियर हो गई। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंप्लाई करता है ये भी देख लेते हैं। इस केस में, डिक्रीज के केस में, इट एम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल, इस केस में क्या था? इस केस में था जो हमारा एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था। मैंने आपको बताया जब पॉजिटिव होगा तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसमें उसे मूव करना था, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन कहने का मतलब है बॉडी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिस डायरेक्शन में उसको मूव नहीं करना था, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर जो क्या दिखा रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है वेलोसिटी के। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। वो टर्म क्या है? वो टर्म है अपना रिटार्डेशन, और इसी रिटार्डेशन को हम बोलते हैं दूसरे नाम से डिसिलरेशन। मतलब इसका क्या है, ये क्या है? यहाँ पर जब हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन में वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकता है, वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज का केस तो ठीक है, लेकिन जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है उस केस में वहां पर क्या होता है, एक नेगेटिव साइन लग जाता है। तो जब वो एक्सेलरेशन के आगे नेगेटिव साइन लग जाता है, मतलब यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस को ही हम बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डेसिलरेशन। मतलब बॉडी जिस मोशन में, जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा था उसका वेलोसिटी धीरे 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 फाइनल पॉइंट पर पहुंचते वक्त वो क्या हो, 0 हो जाए, है ना, बिल्कुल घटना शुरू हो जाए। मतलब जो वेलोसिटी उसके पास था पहले वो वेलोसिटी घटकर 0 हो जाए, या फिर 0 ना भी हो तो जो वैल्यू उसके पास था वो घटकर जिस वैल्यू पे पहुंचे वो फाइनल वैल्यू उसके पहले वाले वैल्यू से कम होना चाहिए। तो वो केस में क्या होता है, हमारा इनिशियल वैल्यू जो होता है फाइनल वैल्यू से बड़ा हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है अपना नेगेटिव हो जाता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डेसिलरेशन। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए यहाँ पर रिटार्डेशन का डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, हम एक बारी देख लेते हैं। A body is said to be retarded if its velocity is decreasing। हाँ, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी था वो घट रहा है, और घटकर जो फाइनल वैल्यू अटेन करेगा या तो वो 0 हो जाएगा या फिर वो कुछ वैल्यू अटेन कर भी रखता है। तो उस वजह से क्या होगा, हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी से अधिक हो जाएगा। तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर उसे क्या कहेंगे हम, उस केस को कहेंगे हम रिटार्डेशन या फिर डेसिलरेशन। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं और पॉइंट्स। अब यहां पर जो हमारे पास अगला पॉइंट लिखा है रिटार्डेशन को लेकर, वो लिखा है इट इज मेजर्ड इन द सेम वे एज एक्सेलरेशन, दैट इज रिटार्डेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये कह रहा है, ये कह रहा है वो ये मतलब ये बात वो कह रहा है कि जो इस तरह हम एक्सेलरेशन को निकालते थे, एक्सेलरेशन को हम कैसे निकालते थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना, उसी तरह हम रिटार्डेशन को भी निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। लेकिन यहां पर अंतर सिर्फ क्या होगा, अंतर ये होगा जब हम नॉर्मल एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उस वक्त जो वैल्यू निकलेगी अपनी पॉजिटिव निकलेगी, लेकिन रिटार्डेशन के वक्त जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो वैल्यू नेगेटिव निकलेगी। निकालना अपने को दोनों वक्त एक्सेलरेशन ही है, लेकिन एक बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव निकल जाएगा तो वो तो नॉर्मल एक्सेलरेशन अपना निकल गया, और एक बार एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव निकल जाएगी, उस वक्त क्या होगा, उसे हम कहेंगे रिटार्डेशन या फिर डेसिलरेशन।
वो निकलेगा क्यों नेगेटिव और कब निकलेगा पॉजिटिव, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। चलिए अब आगे देखते हैं यूनिट। अब जब रिटार्डेशन एक्सेलरेशन ही है, बस खाली क्या नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव लग जाने से थोड़ी एक्सेलरेशन का जो क्या बोलते हैं यूनिट है वो चेंज हो जाएगा, नहीं, एक्सेलरेशन तो भैया एक्सेलरेशन ही रहेगा, इसलिए रिटार्डेशन की भी यूनिट क्या रहेगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए अगला पॉइंट क्या लिखा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन शोज दैट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग। बिल्कुल आपको ये बात मैंने पहले ही समझा दिया। नेगेटिव वैल्यू क्या दिखाता है, किसी भी चीज का डिक्रीज दिखाता है। पॉजिटिव वैल्यू क्या दिखाता है, किसी भी चीज का इंक्रीज दिखाता है। तो यहां पर जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी भैया अपना घट रहा है, मतलब जो वेलोसिटी उसके पास पहले था उससे घटकर वो कम हो रहा है, मतलब फाइनल कम हो रहा है, इनिशियल अधिक हो रहा है। ये बात मैंने आपको अच्छे से ही डिटेल में समझा दी है। होप सो आपको इतना सब कुछ क्लियर होगा। चलिए अब आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अभी हमने जान लिया, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, और यूनिफॉर्म का मतलब मैंने आपको समझा रखा है कि सेम होता है। मतलब यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मिलकर इसका डेफिनेशन क्या बनेगा, आइए चलिए देखते हैं। A body has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity is increasing by equal amount in equal interval of time। मतलब ये कह रहा है जब बॉडी क्या हो, मूव कर रहा हो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में, और उस दौरान इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वहां पर बॉडी अपना वेलोसिटी को चेंज करेगा, है ना, वो समान चेंज होना चाहिए हर वक्त। कैसे, आइए एग्जांपल से देखते हैं। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ है, मान लिया बॉडी यहां पर रेस्ट पर थी, यानी 0 सेकेंड था, बॉडी 0 मीटर पर सेकेंड थी। 1 सेकेंड में बॉडी 0 मीटर पर सेकेंड से 4 मीटर पर सेकेंड पर आई। वापस से 1 सेकेंड से 2 सेकेंड हुआ, वापस से बॉडी 4 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड में आई। जरा ध्यान देंगे, 0 से 1 डिफरेंस 1 का, 1 से 2 वापस से डिफरेंस 1 का, मतलब टाइम का इंटरवल सेम है, मानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। ये कंडीशन अपना सेटिस्फाई कर गया। चलिए वापस से अब यहां देखते हैं, 0 मीटर पर सेकेंड है, यहां पर 4 मीटर पर सेकेंड है, डिफरेंस 4 का। चलिए ठीक है, यहां 4 है, यहां 8 है, डिफरेंस वापस से 4 का। मतलब पहले केस के लिए जब 0 से 4 पर आया, फाइनल वेलोसिटी अपनी 4 थी और इनिशियल 0 थी, फाइनल टाइम 1 था, इनिशियल 1 था, मतलब चेंज निकालेंगे 4 - 0, 4, 1 - 0, 1, यानी 4/1 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पहले केस के लिए हो निकल गया हमारा एक्सेलरेशन। दूसरे केस पर आए तो 4 इनिशियल बन जाएगा, 8 फाइनल बन जाएगा, 2 फाइनल बन जाएगा, 1 इनिशियल बन जाएगा। इस दौरान भी 8 - 4, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज आ गया। टाइम के लिए 2 सेकंड - 1 सेकंड, यानी 1 सेकंड का चेंज यहां भी वापस से 4 मीटर पर सेकंड अपॉन 1 सेकंड, मतलब वापस से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी पहले केस में भी एक्सेलरेशन भैया अपना सेम रह गया और इस केस में भी एक्सेलरेशन सेम रह गया। और वो यही कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। यानी पहले इंटरवल में 0 से 1 में 4 का चेंज और 1 से 2 में भी 4 का ही चेंज हुआ। होप सो आपको ये बात क्लियर होगी। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है, पहला, द मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी। बिल्कुल बोल रहा है जब बॉडी ऊपर से गिर रही है, समझने की कोशिश करिए बात आप। मान लीजिए यहां पर एक बॉल रखा है, इस बॉल को मैंने छोड़ दिया, ये बॉल क्या है, नीचे आ रही है। जब ये बॉल नीचे आ रही है तो ऐसा नहीं है कि बॉल तुरंत मैंने छोड़ दिया और तुरंत इसकी वेलोसिटी बढ़ गई और तुरंत आकर जमीन पर गिर गया, नहीं। जब बॉल ऊपर स्टोर हम रखते हैं ना, बॉल मान लो कि हम बॉल पकड़ कर रखे हैं, ऐसे करके बॉल लटका कर रखा है हमने। जब बॉल को हमने लटका कर रखा है तो उस वक्त जो उसके पास एनर्जी स्टोर्ड है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हमने बॉल को रिलीज किया, वो पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्टोर्ड फॉर्म में थी, वो एनर्जी अब धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है ना, कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वो कभी क्या बोलते हैं, ना ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो वही होगा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी था, ये धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आएगी इसकी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी रुके हुए चीजों में मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी जब बॉडी मूव करने लगता है तो उस वक्त आती है बॉडी के अंदर। तो मतलब आप ध्यान दें, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के नजदीक आते हैं, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी, वो क्या होता है, इंक्रीज करने लगता है। ऐसा नहीं होता है कि जी तुरंत इंक्रीज ही कर गया, एक स्टेप से दूसरा बहुत बढ़ गया, नहीं।
जी भी धीरे धीरे इंक्रीज करता है सरफेस पर आने पर। तो उसी तरह जब बॉल ऊपर था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, जैसे ही हमने बॉल को छोड़ा तो जी क्या है, नीचे की तरफ अधिक लग रहा है। तो मतलब बॉल जो है वो क्या है, जी के डायरेक्शन में गिर रहा है, मतलब अर्थ जो है उसको और खींचेगा, जब खींचेगा तो अर्थ की तरफ थोड़ी तेजी से गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत तेजी से गिरेगा, वो धीरे 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 अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करता जाएगा जी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जी भी जो है जैसे जैसे हम सरफेस के नजदीक जाएंगे वो वैसे ही धीरे 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 बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि जी एक बैग बढ़ जाता है, इसीलिए ये बॉडी जो है धीरे धीरे समान समान गिरती जाएगी, है ना, क्योंकि जी की वैल्यू जो है सरफेस बाय सरफेस धीरे धीरे ही बढ़ता है, वो इसी जी के वजह से धीरे धीरे आराम से यूनिफॉर्मली नीचे गिरेगा। इसीलिए क्या कहा है यहाँ पर, मोशन ऑफ अ फ्री फॉलिंग बॉडी क्या है, वो एक यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन है। होप सो आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए यहाँ पर जो दूसरा एग्जांपल बोला है, द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। बिल्कुल यहाँ पर मान लो सपोज एक लकड़ी का वेज बना हुआ है ना, ऐसा वेज बना दिया हमने, या कोई भी ऐसा वेज बना हुआ है, किसी भी चीज का फर्क नहीं पड़ता, इसके ऊपर हमने एक बॉल रखा और बॉल को हमने छोड़ दिया। ऐसा थोड़ी है बॉल को छोड़ दिया तो बॉल तुरंत ही नीचे गिर जाएगा, नहीं, बॉल धीरे 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 अपनी स्पीड पकड़ता है। वो स्पीड कैसे पकड़ता है, वो स्पीड पकड़ता है वो इस स्लोप की वजह से, जैसे जैसे इसको ये स्लोप मिलता जाता है वो उस स्लोप के हिसाब से अपनी स्पीड क्या है, चेंज करता जाता है ना। ये जो स्लोप ढलान दिख रहा है, इस ढलान के हिसाब से ये अपनी स्पीड धीरे धीरे चेंज करता जाता है और उसी हिसाब से क्या होता है, इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है ना, तुरंत नहीं बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है जैसे जैसे इसको स्लोप मिलता जाता है। तो उसीलिए क्या है, द मोशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर बॉल रोल करेगा, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन का एग्जांपल है। होप सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला देखते हैं पॉइंट। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज है वो भी इक्वल होना था, लेकिन यहां पर नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म में मतलब यहां पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो रहेगा, लेकिन जो वेलोसिटी का चेंज होगा ना यहां पर डिफरेंट होगा। वेलोसिटी भैया इंक्रीज करेगी क्योंकि एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन नहीं है। यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज तो करेगी पहले वेलोसिटी से कंपैरिजन में जो दूसरा वेलोसिटी फाइनल वाला होगा, लेकिन यहां पर अनइवन होगा वेलोसिटी चेंज। यहां पर देख लेते हैं एग्जांपल के थ्रू। टाइम इंटरवल देखिए 0 1 2, यानी चेंज टाइम इंटरवल का सेम है, एक एक सेकंड का इंटरवल है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी का चेंज भैया देखो, पहले में 0 था, दूसरे में 4 हुआ, ठीक है, यहां से 4 का चेंज, लेकिन अगर यहां पर यूनिफॉर्म होना था तो वापस से इसको ऐसा चेंज होना था कि वापस से 4, यानी यहां पर 8 होना था, लेकिन अब यहां पर 6 हो गया, यानी 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2 हो गया, और टाइम इंटरवल का डिफरेंस 1 है, यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड केस का एक्सेलरेशन है, और पहले केस का एक्सेलरेशन का डिफरेंस देखो 4 और 0, 4, यहां पर 1 का डिफरेंस 1 0 का डिफरेंस 1, यानी 4 मीटर पर सेकंड, यानी पहले केस में एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और दूसरे केस में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी यहां पर एक्सेलरेशन का जो चेंज है बदल गया। इसीलिए क्या हो गया, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। होप सो आप बात समझ गए होंगे। इसका एग्जांपल क्या है देख लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ अ कार ऑन अ क्राउडेड सिटी रोड। अब समझो हम जैसे मार्केट में गए, मार्केट में लेकर कोई बाइक चला गया तो भीड़ क्या है, भीड़ ऐसा नहीं है कि हमेशा बराबर दूरी पर खड़े हैं सभी लोग, नहीं, एक जगह होगा कि पूरा खाली मिलेगा, एक जगह थोड़ा खाली मिलेगा, एक जगह बिल्कुल ब्लॉक मिलेगा। तो मतलब क्या है, कोई आदमी बाइक लेकर गया, वो जिस जगह बहुत खाली मिला वो तो स्पीड से चला गया, लेकिन जैसे ही थोड़ा खाली मिला थोड़ा रुकेगा, फिर बिल्कुल खाली मिला वो बिल्कुल रुकने जैसा कंडीशन हो जाएगा। मतलब वहां पर जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो अनइवन तरह से हो रही है, कभी तेज हो रही है, कभी थोड़ी तेज, कभी बिल्कुल स्लो हो जा रहा है, मतलब वेलोसिटी चेंज जो है प्रॉपर नहीं हो रहा, अनइवन हो रहा है। इसीलिए क्या है, वो एग्जाम्पल किसका हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। होप सो आपको जो मैंने समझाया अभी तक आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि यहाँ पढ़ाई हो रही है, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।